जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हाँ रियली सर। सॉरी बेटा, ये थोड़ा सा यहाँ पे कोई टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे जिसकी वजह से आपकी क्लास थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुई है। और डोंट वरी, लेकिन ये जो 15 मिनट हमारे ज़ाया हुए हैं इसको हम बेस्ट यूटिलाइज कर लेंगे। और आज हम कोई इधर उधर की बात नहीं करते, हम डायरेक्टली जो है वो क्लास की तरफ आते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। तो उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और जी सर, अल्लाह का शुक्र। जी आपका दैट्स शुक्र सर। अच्छा, चलें। आज हमने स्टार्ट करने थे जी क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस कौन से हैं जी? हमारी प्रॉब्लम नंबर चैप्टर नंबर 8 है जी। हम्म। ये ब्रीफ एक्सरसाइजेज आ रही है नजर बेटा आपको? सर चलें, गुड हो गया। तो जो हम लोग लास्ट लेक्चर्स में प्रैक्टिस कर चुके हैं, आज हमने उसे अप्लाई करना है, आज हमने उसके क्वेश्चन हल करने हैं। और उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो चैप्टर है बहुत आसानी से समझ आ गया होगा, क्योंकि इस चैप्टर की जो बेसिकली क्या कहते हैं रूट्स हैं, वो हमारे मिड टर्म से बहुत ज़्यादा मिलती हैं। और इसमें जनरल एंट्रीज जो हैं वो भी हमारे मिड टर्म से पहले की हैं। ये चैप्टर बहुत आसान है, इसमें छोटी सी टेक्निकल चीज़ें हैं, छोटी छोटी सी, वो भी हम देख लेंगे। और प्लस ये कि अब आप लोग जो हैं वो रेडी हैं इसको हल करने के लिए। याद रखिएगा, ये थी एंट्रीज ही। पिछले हमने कुछ लेक्चर्स में अकाउंट रिसीवेबल की एंट्री सीखी थी। आज हमें उसको अप्लाई करेंगे। और ये प्रॉब्लम सेट है जी, मैं आपका सॉल्व करने लगा हूँ। ब्रीफ एक्सरसाइज हैं। एक्सरसाइज 8.1, ठीक है जी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आप लोगों से मैंने एक कमिटमेंट की थी, एक वो मैंने पूरी कर दी है, ठीक है ना? वो देख लिया था आपने सब कुछ जी स्टूडेंट्स? वो देख ली थी आपने? यस सर। जी सर, देख लीजिए। सर देखिए। ठीक है, चलें। आई होप कि आप लोगों को आइडिया हो गया कि अब आप लोगों को कितनी मेहनत करनी है आगे आने के लिए, फाइनल फाइनल में ए लेने सर के लिए। आपने मेरा 14 नंबर पर आया था, पहले 12 बेटा मैं था, आपको 14 नंबर। 35 नंबर ना दे दूं मिड में से, 25 में से? 17 नंबर दे दें, 17। मुनीब, मुझे आपके साथ बहुत हार्श होना पड़ेगा बेटा। आप वो मेहनत तो क्यों हो नहीं करते? जाएगा मेहनत। अब दोबारा इंशाल्लाह मेहनत करेंगे। थैंक यू वेरी मच। दिस इज द एटीट्यूड आई वांट कि मेहनत करें आप लोग। आप पता नहीं क्या समझते हैं कि यार यहाँ पे नंबर मैं बांट रहा हूँ, यहाँ पे आके आपने मेहनत नहीं करनी। मेरी तरफ से हर तरह की सपोर्ट हासिल है आपको, लेकिन आप लोग ये अब इस तरह तो ना करें। आप हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज वेल, ठीक है? तो मुझे फोर्स करने की कोशिश ना करें कि मुझे ये कर दें जी सर, ये कर दें, वो कर दें। जितना मैं कॉम्पेंसेट कर सकता था मैंने सबको किया है, ठीक है? इससे ज्यादा मेरे से आप लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। और मेरा ख्याल है कि इस तरह की आपको कॉम्पेंसेशन किसी भी टीचर ने नहीं दी होगी। तो काइंडली जो आपके साथ मैंने हुस्न सलूक किया है उसके साथ एग्री हो। ये आप लोग डिजर्व नहीं करते थे, मैंने फिर भी आपके साथ ये किया है। क्यों, ऐसा है कि नहीं है? जी सर, जी बिल्कुल सर, आपकी है। बात बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन हर टीचर ने ऑलमोस्ट हमारे साथ लीनियंसी शो की है। तो लीनियंसी में जी मैंने आपके साथ सर। और क्या करूं? मुझे बता दें बेटा, मैं सारों को ये दे दूं? नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। तो ठीक है फिर सर, हम तो अब एग्री अब इस आप क्या बात कह से। सकते हैं मुझे? मैंने लीनियंट हुआ हूं ना, लीनियंट सबके लिए हुआ हूं।
जी एक सर। एवरेज भी मुझे मेंटेन करनी है। आप लोग वो चीजें नहीं देखते जो आप लोगों को नजर नहीं आती। हमें जिस तरीके से चलाना होता है हम उसी तरीके से चलाएंगे ना। अब जो एक ओके सर, ठीक हो लिमिटेशन गया। है, अब मुझे कल आके सर कहते हैं कि सर ये आप जस्टिफाई करें, ये मार्क्स सारे पेपर दिखाएं, आप जस्टिफाई करें इसको, मैं कैसे जस्टिफाई करूंगा उसको, आप मुझे बता दें। टाइम वेस्ट हो रहा है पढ़ाई। चलें ठीक है जी, मैं पढ़ाता हूँ आपको, लेकिन दूसरी चीज ये है कि प्लीज इस चीज को जो है ना आप फॉर ग्रांटेड ना लें, आप लोग मेहनत अपनी करें। एक चीज आपको आइडिया हो गया हुआ है कि आप लोग अभी क्या किन किन चीजों में लैग करते हो। बेटा आई एम रेडी टू हेल्प यू आउट ऑफ द वे। आप जो व्हाट्सएप करते हैं मैं आपको रिप्लाई करता हूँ उसके ऊपर। आपकी कंपेंसेशन के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने पिछले लेक्चर्स भी आपको बताए हुए हैं, दिए हुए हैं, आपको लिंक्स दिए हुए हैं। अब मेहनत आपने करनी है बेटा, जितनी कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ उतनी करता हूँ। कोई स्टूडेंट मुझसे प्रॉब्लम पूछता है उसको रिप्लाई मैं करता हूँ। देखिए अब यूनिवर्सिटी के दिन तो है नहीं कि हम यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो आप लोगों के लिए 1 आवर या 2 आवर्स मुख्तस कर दें। अब तो आप लोग किसी भी टाइम मुझे व्हाट्सएप के ऊपर पकड़ सकते हैं कि सर ये वाला चीज़ प्रॉब्लम समझा दें मुझे, और मैंने कभी इनकार नहीं किया, मैं सबको बताता हूँ। लेकिन इररेलेवेंट अगर गुफ्तगू कोई शुरू कर देगा तो बेटा उसके लिए तो मेरे पास टाइम नहीं ना है। आप कहें जी इतने कर दिए, कर दें, वो कर दें, फलाना कर दें, वो तो मेरे बस में जो चीज़ होती है वो मैं कर देता हूँ। तो काइंडली बेटा इस तरह से ना आए। जो मेरे साथ, मैं आप लोगों के साथ में चल रहा हूँ, आप लोगों को साथ लेके चल रहा हूँ, ठीक है। आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे इस चीज़ को। बाकी ये है कि आप लोग मेहनत करें। पेपर मैंने बहुत आसान बनाया था, एक आधी छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ें उसमें डाली थी जिसमें आप फंस गए। उसके अलावा पेपर में मुश्किल क्या था, सीधा सीधा पेपर था। आपके पास सोल्यूशन की वीडियोस भी मौजूद थी, वो वीडियोस मैंने सवाल क्लास में कुछ करवाए हुए हैं। आप लोगों में अगर तो ट्रांजैक्शन उसमें चेंज हो गई है तो वहां पे आप फंस गए हैं। इसका मतलब है कि हम सारे जो है वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे, हम लकीर के फकीर बने हुए हैं। अगर हम लकीर के फकीर बने रहेंगे तो हम कामयाब नहीं होंगे। आउट ऑफ द वे भी आपको सोचना पड़ेगा, अपना दिमाग भी इस्तेमाल करें प्लीज। थोड़ा सा जो है ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखें। मेरी रिस्पेक्ट तो आपने करनी ही करनी है, लेकिन अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल करें। मैंने आज तक अपने टीचर से ये मिन्नत समाजत नहीं की कि सर मेरे मार्क्स बढ़ा दें, सर मेरे मार्क्स बढ़ा दें। मैंने इसको अपनी तरफ लिया हमेशा कि यार मुझे मेहनत करनी है, मुझे मेहनत करनी है, मैंने ग्रेड्स खुद हासिल करने। कम ऑन, लेट्स डू इट नाउ कि अब आप लोग अब वादा करें कि आप मेरे से ज़्यादा मेहनत करेंगे। और यार मैं आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ, मैं आपको ये नहीं कहता कि मैंने आपकी हेल्प नहीं करनी है, जाओ जहाँ मर्जी से तैयारी करके लाओ, मैंने तुम्हें फेल करना है। ऐसा तो मेरा एटीट्यूड ही नहीं है, ऐसा मेरा एटीट्यूड नहीं है। देखो ऑनलाइन एजुकेशन इस टाइम पे जितनी आपके लिए मुश्किल है उससे ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल है। पहले हम 1 सवा घंटे की क्लास लेते थे, उसके बाद अगर कोई मसला होता था अगली क्लास में आते थे, स्टूडेंट पूछे तो ठीक है, नहीं पूछते तो फिर भी ठीक है, हम अगली क्लास पढ़ा के चले जाते थे। अब भी हमें इसकी रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, रिकॉर्डिंग को अपलोड करना पड़ता है, उसके बाद आप लोगों के साथ व्हाट्सएप पर राब्ते में रहते हैं। इसके बाद आप लोग कभी मुझे शाम को मैसेज करते हैं, कभी सुबह मैसेज करते हैं, हमें हर टाइम आप लोगों के लिए अवेलेबल रहना पड़ता है। आई डोंट नो अबाउट द अदर टीचर्स, लेकिन मैं आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि इन टच हूँ, हर बच्चे को मैं जवाब देता हूँ। काइंडली आप लोग इस तरीके से अब ये ना दें कि यार ये अकाउंटिंग बहुत आसान है, ओ भाई आज ये चलो सेमेस्टर में मैं पास कर दूंगा, आप निकल जाओगे आगे, आगे हार्ड लाइफ आ रही है आपकी। इसके बाद आपने सुना है ना इमरान खान साहब कहते हैं कि कब्र में ही सुकून है, सुकून सिर्फ कब्र में है। अभी ये जो यूनिवर्सिटी से निकलोगे इसके बाद जॉब्स की टेंशन पड़ जाएगी। बेटा जॉब वाले तभी हायर करते हैं जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं कि आपने पढ़ाई की हुई है। पहला सवाल पूछे कि अकाउंटिंग क्या है, तो आप वहां पे अगर खामोश हो जाएंगे, जवाब नहीं देंगे, उसने कहना जी वो रास्ता जा रहा है गेट का, यहाँ से निकलते हो बाहर, दोबारा नजर ना आइएगा यहाँ पे कंपनी में। तो इस चीज को रियलाइज करो और आ जाओ जरा अपनी पढ़ाई की तरफ, थोड़ा सीरियस हो जाए बच्चे। आप लोग ये सोच रहे होगे कि सर ने क्या हमें लेक्चर देना शुरू कर दिया है। लेक्चर बेटा आपकी कामयाबी के लिए है, और हमें आपको लेक्चर देके क्या मिलना है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको अंडरस्टैंड करें। चलें जी, बासित साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप?
जी सर, मैं कह रहा था सर कोई बात, हम कोई गुस्सा नहीं हमने कोई किया सर, बस आप हमारे भले के लिए सर हमें कह रहे हैं, कोई बात नहीं सर, नेक्स्ट में हम मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। मेहनत करो ना बेटा, यही तो बात है। देखो बासित, मैंने कभी आप लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर ये रिफ्यूज किया हो, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि सर आप 100% सही हैं सर, हम हमें कोई गलती होगी सर, हम सब आप 100% ठीक हैं सर। अरे बेटा बात ये नहीं है, बात ये नहीं है कि मैं अगर आपको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे आपको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहा। मैंने आप लोगों जी को जी सर आप, सोल्यूशन दिखाया है। हाँ देखो जी अब्दुल बासित, इसको अदर वे देखो ना। आप लोग अपने फुट पे रह के देख रहे हो कि यार सर ने पता नहीं क्या कर दिया हमारे साथ। सर ने एक पेपर जी बनाया, आप लोगों को दे दिया। देखो अगर ये पेपर का टाइम होता ना 4 घंटे का, जी जी ठीक है ना, अगर ये 4 घंटे का होता पेपर, तो आप लोगों ने सबने टॉप कर लेना था, मुझे इस चीज का पता है। जी आपको शायद आइडिया नहीं कि पेपर्स के अंदर आप लोगों ने ऐसी ऐसी फाश गलतियां की हैं, जो कि मुझे पता चल गया कि एक बंदे ने गलती की है तो 6 बंदों ने उसके साथ ये सेम गलती की हुई है। जी जी तो क्या इसमें आपको लगता है कि टीचर को पता नहीं चलता कि कौन कौन पेपर इकट्ठा शेयर कर रहा है या कौन कौन क्या कर रहा है? ये तो आप लोगों को जी आइडिया सर कि टीचर उस्ताद किसी वजह से उस्ताद बना होता है। ये इन चीजों से गुजर के आए हुए हैं हम लोग। पूरे क्वेश्चन में बस अगर मैंने 3 चीजें डालनी है ना, टेक्निकल चीजें, मुझे पता है कि अगर किसी ने इसको सही किया तो सही आंसर आ जाएगा, और जिसने गलत किया ऑब्वियसली उसमें गलती के चांसेस ज्यादा होते हैं, और वो सेम गलती हर बंदा कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो एक बंदे ने गलती की है, उसने उसको शेयर किया है, सबने ये समझा यार इसने ठीक किया है और उसको वो कॉपी कर लिया। खैर मैं अब इस जी डिटेल सर में नहीं जाता। मुझे ठीक पता है है कि सर, बहुत अच्छे आप स्टूडेंट्स हैं हमारी क्लास हम में। गलती है हमारी में आप माफ कर दें सर, चले सर कोई बात अरे नहीं, जो हो नहीं गया नहीं हुए अब माफ, तो माफी वाली बात नहीं है। नहीं देखो सर, बात, सर माफी, सर माफी मांग लेनी चाहिए सर, सर नहीं कोई नहीं बेटा, बात माफी नहीं वाली बात नहीं है। अब्दुल सर, बासित पता एक क्या बार चीज है? देखिए मैं आपको समझाता हूँ चीज। मैंने देखिए आपने कहा कि सर हम लोगों के मार्क्स नहीं ठीक आए, तो मैंने आपको जो है कंपनसेट कर दिया। जी ठीक जी है। सर जी अब जी इसमें अगर मुझसे कोई ये कहे कि मुझे इतना ज्यादा कंपनसेट करें, आपने इतना क्यों किया है, ये कम किया है, ज्यादा करें, तो बेटा ये ज्यादती है, ये गलत है। जी हाँ जी ठीक है, ठीक है ना। अगर किसी के मार्क्स बनते हैं तो अभी फाइनल टर्म भी आना है, मैंने मैक्सिमम मार्क्स दिए सबको। अगर अभी मैं स्ट्रिक्ट मार्किंग करता तो आप लोगों के और मार्क्स कट जाते। तो जी सर खैर, बिल्कुल। खैर जी, मैं अब प्लीज डिस्कस लेक्चर ना आप करें, कंटिन्यू, मैं लेक्चर कंटिन्यू कंटिन्यू करता हूँ। और अब्दुल बासित, डू नॉट फील कि आपने अब मुझसे जो है वो डर के रहना है, आप लोग मेरे से डिस्कस करें। मेरे ठीक है तमाम सर। स्टूडेंट जो है ना वो मेरे लिए रिस्पेक्टेबल है, मैं सबकी जी जी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन प्लीज ऐसे, ये देखो ना, ये अब मुझे आप लोगों ने वो कर दिया कि इतने मार्क्स कम क्यों बढ़ाए हैं। बेटा बात ये है कि मैंने आपको बढ़ा दिए, उस पर खुश होना चाहिए आपको, वरना जी आपके जी ग्रेड उसी जगह पे रहते जहाँ पे थे पहले। जी ठीक है, तो ठीक है खैर जी बेटा, आगे चलते हैं हम। और यस सर। आज हमने एक्सरसाइजेस करनी है। बेटा 2 या 3 स्टूडेंट्स जो है ना अपने माइक्स ऑन कर लें, ताकि हम जब ये एक्सरसाइजेस हल करें तो वी आर इन अ कन्वर्सेशन। और जब कन्वर्सेशन करें हम तो आपस के जो हमारी क्या कहते हैं डिस्कशन अच्छी हो, और जहाँ पे समझ नहीं आ रहा हम उसको कवर कर लें। अच्छा, आपकी अगली कोई क्लास है इसके बाद? ये सर इकोनॉमिक्स की क्लास है हमारी। वो कितने बजे बेटा? सर सर वो साढ़े 3:30 जी, साढ़े तीन फौरन सर। 3:30 से। 3:30 पे है ना? तो अगर मैं यस सर। 10 मिनट ऊपर ले जाऊं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, है ना? यस सर, नो नो प्रॉब्लम, नो नो इशू। प्रॉब्लम, ले लें आप। चलें ठीक है, ठीक है। हमने सिर्फ ये ब्रीफ एक्सरसाइजेस का ये सेट करना है, और इंशाल्लाह इस सेट करने के बाद अगर हमने जल्दी कर लिया तो देन दैट इज गुड, और अगर हमें थोड़ा सा लेट हुआ तो फिर हम ऊपर टाइम ले जाएंगे, वरना ये है सर कि इंशाल्लाह। जी बेटा, जी अदील। इकोनॉमिक्स मेरी क्लास में हम 2 मिनट भी लेट हो जाए ना तो वो अटेंडेंस नहीं मार्क करते। ओहो बेटा, 5 मिनट पहले छोड़ दूंगा ना क्लास से। ठीक है सर ठीक है। ठीक है 3:30 पे है ना, तो जी 25 जी पे ये छोड़ दूंगा आप लोगों को मैक्सिमम अगर गए तो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम लोगों ने इसको पहले ही कर लेंगे। ठीक है, बस दस ठीक बारह है सर, आप प्रॉब्लम्स है। जी जल्दी बेटा, जल्दी फिर को हो जाए। चले जी मैं स्टार्ट करता हूँ। 2-3 स्टूडेंट्स अपने माइक्स ऑन कर लें जी।
ओके अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है। प्रेजेंटेड बिलो आर 3 रिसीवेबल ट्रांजैक्शंस, indicate whether these receivables are reported as account receivables, note receivable or other receivables on the balance sheet। सवाल हल करने का तरीका सबसे पहले ये है कि आपने समझना है कि ये सवाल हमसे मांग क्या रहा है, क्या चीज हमारे से पूछ रहा है। सवाल देख के या स्टेटमेंट देख के परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो अब ये सवाल हमें कहता है कि आपने सिर्फ इतना बताना है एक इन तीनों ट्रांजैक्शन ए बी सी में से अकाउंट रिसीवेबल कौन से हैं, नोट्स रिसीवेबल कौन से हैं और अदर रिसीवेबल्स ऑन द बैलेंस शीट कौन से आएंगे। तो इसमें अब मुझे ये बताएं कि अगर वो कहता है सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फॉर 64,000 टू अ कस्टमर, तो ये क्या अकाउंट रिसीवेबल है? सर अकाउंट रिसीवेबल, यस अकाउंट अकाउंट रिसीवेबल रिसीवेबल है सर। इसकी लॉजिक क्या होगी अकाउंट अकाउंट रिसीवेबल? रिसीवेबल टू सेल्स रेवेन्यू। जी बेटा, यस सर। अकाउंट रिसीवेबल होने की इसकी लॉजिक क्या है? सर बेसिकली हम लोग मर्चेंडाइजिंग बेच रहे हैं अपनी, ठीक है, क्रेडिट अच्छा। के ऊपर, हम्म। तो वो अभी हमें पैसे मिले नहीं है। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, यस सर। लॉजिक ये नहीं है। लॉजिक ये है कि जितनी भी सेल्स करेंगे हम बिजनेस के अंदर, उसके जो Yes, sir. रिसीवेबल्स होंगे वो ही सिर्फ अकाउंट्स रिसीवेबल आएंगे, ठीक है, वही Okay, हमारे sir. डेटर्स बनेंगे। दैट इज व्हाई इट इज अकाउंट्स रिसीवेबल। सेकंड लॉजिक क्या, सेकंड है हमारा रिसीव्ड अ प्रोमिसरी नोट ऑफ 57,000 फॉर सर्विसेज परफॉर्म्ड। इसका क्या आंसर होगा? ये क्या है? ये नोट्स रिसीवेबल है, अकाउंट रिसीवेबल है या अदर रिसीवेबल्स में? नोट रिसीवेबल। तो ये बिल्कुल नोट ठीक है। रिसीवेबल है। तो सवाल के अंदर कह रहा है प्रोमिसरी नोट है, तो ये नोट्स रिसीवेबल हो जाएगा। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। थर्ड है जी एडवांस्ड 8,000 टू एन एम्प्लॉय। 8,000 आपने एक एम्प्लॉय को दिया, तो इन तीन कैटेगरीज में से कौन सा है? अकाउंट रिसीवेबल, नोट्स रिसीवेबल और अदर अदर रिसीवेबल। रिसीवेबल। बिल्कुल ठीक है जी। अदर रिसीवेबल है। अब इसमें आपको समझ लग गई है कि 3 टाइप्स होती हैं रिसीवेबल्स की, और वो सेल्फ डिफाइंड आपके सामने। अगर सेल्स की हो तो वो आएगा अकाउंट रिसीवेबल, अगर नोट्स या प्रोमिसरी नोट बना के दिया हो या बिल रिसीवेबल बना के दिया हो तो दैट इज अ प्रोमिसरी नोट। फिर तीसरा ये आता है कि अगर आपने किसी एम्प्लॉय को दिया है या किसी भी और बंदे को दिया है जो कि आपके बिजनेस में शायद इन्वॉल्व हो लेकिन सेल परचेज में इन्वॉल्व ना हो, दैट इज या क्या कहते हैं, अदर रिसीवेबल। सेकंड प्रॉब्लम नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 में हमारे से सवाल करता है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन द बुक ऑफ गैलेक्सी कंपनी। हमने गैलेक्सी कंपनी की बुक्स में रिकॉर्डिंग करनी है। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, इतना आसान है कि आप कहेंगे सर ये सर ये तो हमने पहले परपेचुअल किया हुआ वाली है। है ना, जी, आप जो हमने परपेचुअल हो उस चैप्टर चाहे में की थी। दूसरी वाली हो, हम लोगों ने इसकी एंट्रीज देखनी है क्या करनी है। ऑन जुलाई 1 गैलेक्सी कंपनी सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट टू किंगस्टन इनकॉर्पोरेशन फॉर 17,200। टर्म्स है 2/10 और n/30 की। तो हमें क्या करना है? सिंपली हमने क्या देखा कि पहली एंट्री अकाउंट क्या है रिसीवेबल से सेल्स रेवेन्यू। जी, क्या हुआ जी? अकाउंट रिसीवेबल्स, आगे क्या लिखेंगे नाम उसका? सेल्स रेवेन्यू। किंगस्टन, किंगस्टन लिख देंगे ना, किंगस्टन किंगस्टन इनकॉर्पोरेशन। और 2 आगे लिखेंगे टू सेल्स रेवेन्यू। बहुत आसान थी ये एंट्री। वही अगर अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स भी लिख देगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमाउंट थी जी इसकी 17,200। लेकिन आई विल रेकमेंड कि आप, क्योंकि अगर ज्यादा ट्रांजेक्शन्स कर रहे होंगे तब आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आपने क्या करना है कि अकाउंट रिसीवेबल के आगे जिस पार्टी को दिया है उसका नाम लिखना है। n 2/10 और n/30 थी, और ये ट्रांजैक्शन है जी जुलाई 1 की। जुलाई 1 की जब भी आपने इस तरह की कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो डेट आपने पहले डाल लेनी है। अब जुलाई 8 को क्या कह रहा है? किंगस्टन कंपनी रिटर्न मर्चेंडाइज वर्थ 3,800 टू गैलेक्सी। अब इसकी क्या एंट्री होगी? Sale returns and allowances to accounts receivable. वेरी गुड, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस टू अकाउंट्स रिसीवेबल। कितनी होगी बेटा? 3,800 3,800 जी।
थर्ड क्या है? मुनीब किधर है बेटा? मुनीब थर्ड एंट्री आपने बतानी है, किधर है मुनीब? जी बेटा मुनीब। हाँ बेटा, हाँ मेरा प्यारा बेटा, जल्दी बताओ बेटा क्या एंट्री है इसकी बनेगी। ऑन जुलाई 11th किंगस्टन इनकॉर्पोरेशन पेड फॉर द मर्चेंडाइज। किंगस्टन ने मर्चेंडाइज की ये जो सेल परचेज थी, इसके पैसे अदा कर दिए 11 जुलाई को। क्या आ रही है जहन में, क्या आ रहा है बेटा? अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल, आगे? अलाउंस फॉर बेटर बैलेंस, क्या इसकी एंट्री करेंगे बेटा? कुछ मुझे बताओ, इसके अंदर क्या ज्यादा हो रहा है, क्या कम हो रहा है? अकाउंट रिसीवेबल को हम पे कर रहे हैं लगता है या उसने हमें पे किया है? उतना हमें पे किया, उसने हमें पे किया है तो पे कैसे करेगा? कब से बाद में मार गई? मुनीब पे किया है तो हमारे पास क्या आया है बेटा? मुनीब बच्चे, हमारे पास क्या आया है? जी बेटा, कोई और हेल्प करेगा मुनीब की? सर मैं बताऊं? हमारे जी पास बेटा। जो उसने पेड की है सर। क्या लिखेंगे यहाँ पे? एंट्री क्या लिखूंगा बेटा मैं? सर कैश आ रहा है और अकाउंट रिसीवेबल। कैश सर अकाउंट, कैश टू अकाउंट रिसीवेबल। कैश टू अकाउंट रिसीवेबल एंट्री होगी, रिसीवेबल। ओके अकाउंट्स रिसीवेबल एंट्री होगी। Yes, लेकिन याद रखिएगा बेटा, ये 2/10 n/30 की टर्म्स थी, तो 10वां दिन है ना, ये जुलाई 11 को 10वां दिन होगा, तो डिस्काउंट भी तो आएगा ना। डिस्काउंट अकाउंट आ जाएगा, डेबिट साइड पे होगा। अकाउंट रिसीवेबल कितने की होगा? यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 17,200 में से माइनस कर देंगे हम 3800, 13,400। 13,400 को के ऊपर हमने 2% डिस्काउंट लेना है। कितना लेना है? 13,400 मल्टीप्लाई बाय 0.02, ये आ गया जी 268। और यहाँ पे आएगी अमाउंट 13,400 माइनस 268। जी याद आया जी? कोई प्रॉब्लम इस सवाल यस में? सर। आसान था ना ये सवाल? यस सर। है यस सर। आसान नहीं था ये सवाल? यस सर, इजी है। प्रॉब्लम नंबर 3, बेसिक एंट्री थी, डिस्काउंट की कैलकुलेशन करनी थी, 10वां दिन है ना, जिस दिन आपने सेल करनी है वो दिन शामिल नहीं होगा, और जिस दिन आपने सेल अब ये जून 1 को की है, जुलाई 1 को की है, 1 शामिल नहीं होगी, तो 2 से लेके कब तक शामिल होगा? 2 से लेके 11 तक जो है तारीख तक आपका ये 10 दिन बन जाएंगे। आगे अब आ गया जी क्वेश्चन नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 भी इसी तरह ही बड़ा आसान है। प्रॉब्लम नंबर 3 में है, ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन एनर्जी कंपनी हैज क्रेडिट सेल ऑफ 3 million 600,000 रिमेनिंग अनकलेक्टेड एट ईयर एंड। अब यहाँ पे अगर मैं लिख दूं अकाउंट्स रिसीवेबल कितने हैं, वो है जी हमारे 6 लाख। सेल उसने की थी 3 मिलियन की, यानी कि 30 लाख की सेल की थी, और लेकिन अब क्या हुआ, वो कहता है जी अकाउंट रिसीवेबल हमारे 6 लाख के हैं। आगे कहता है कि क्रेडिट मैनेजर की एस्टिमेशन है कि हमारे जो अनकलेक्टेबल हो जाएंगे वो कितने होंगे जी? वो 31,000 के करीब जो है ना, हमें ऐसे पैसे हैं जो हमें शायद ना रिसीव हो। अभी तक उसने क्या किया है? एस्टिमेट किया है। यहाँ तक तो हमें समझ आ गई कि उसने एस्टिमेशन की है, उसके ख्याल से इतने जो है हमारे अकाउंट रिसीवेबल हो जाएंगे। अब सवाल की तरफ आते हैं। सवाल क्या कहता है? वो कहता है जी प्रिपेयर द जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द एस्टिमेटेड अनकलेक्टेबल्स। अब हम क्या करेंगे? हमें कौन सी एंट्री पास करनी है ए के लिए? सर बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट एंड अलाउंसेस फॉर डाउटफुल बैड अकाउंट क्रेडिट। डेट्स एक्सपेंस डेबिट टू अलाउंसेस अलाउंसेस फॉर अनकलेक्टेबल्स क्रेडिट। और ये कितने आ गए? इसका आंसर कितना क्या आएगा जी? कितना होगा ये? 31,000 और 31,000। बहुत अच्छे बेटा, दिया, बिल्कुल आपने एक्यूरेट आंसर दिया। अब इसमें याद रखिएगा एस्टीमेट के बाद सिर्फ हमने
एंट्री की है। क्या किया है? एंट्री की है हमने, Entry 31,000 की है। ठीक है जी। उसको एस्टिमेट करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने एंट्री भी पास कर दी है। उसने हमें कहा था कि आपने एस्टिमेशन की जो आपने की है उसकी एंट्री पास की है, तो वो यही एंट्री बनती है। अब ये एंट्री कहाँ पे हमें नजर आती है? ये हमें यहाँ पे नजर आती है, बैड डेट्स टू अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट। ठीक है जी। ये एंट्री हमने सेम पास की है। और इसके बाद पार्ट बी इससे भी ज्यादा आसान है। वो कहता है हमें कि आपने प्रिपेयर करना है करंट एसेट्स का सेक्शन। ठीक है जी। और उसमें आपने ये एंट्रीज पास करनी। करंट एसेट्स का सेक्शन क्या होता है जी? आपकी बैलेंस शीट में करंट एसेट्स के पोर्शन में आते हैं। ये तमाम चीजें नीचे आ रही हैं, ये वहां पे आएंगी। सबसे पहले अगर लिक्विडिटी के हिसाब से लिखें तो कैश का बैलेंस आपको बता रहा है 90,000। सेकंड वो कह रहा है जी हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस भी है। प्रीपेड इंश्योरेंस कितनी आ गई हमारे पास? 7500 की है। इसके बाद थर्ड चीज पे क्या आएगी? थर्ड चीज पे आएगी डेटर्स आएगा। डेटर्स हमारे कितने हैं? डेटर्स हमें पता है कि हमारे 6 लाख रुपए के डेटर्स हैं। और डेटर्स में से हमें लेस करने होते हैं अलाउंसेस। अलाउंसेस की रकम कितनी बनी जी बेटा? अलाउंसेस कितने के थे? 31,000 31,000 के। ये हमने माइनस किए। यहाँ पे लैपटॉप जो है वो ये माइनस करेंगे 6 लाख में से 31,000 को, तो हमारे पास आ गया 5,69,000। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन्वेंट्री की हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री को हमने लिखना है। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी कितनी सर है? 1,18,000 1,18,000 1,18,000। ठीक हो गया जी। अब हम क्या करेंगे? करंट एसेट्स को हमने टोटल करना है। और हमारा करंट एसेट्स का जो है वो सॉरी, ये क्या हो रहा है भाई? ये लें जी, ये ऑटो सम कर दिया हमने। 7,84,500 ये हमारा करंट एसेट्स का टोटल है। लें जी। सवाल में कोई मुश्किल? कॉमन सेंस के ज्यादा सवाल है इसमें, है ना? ये कॉमन सेंस के ज्यादा सवाल है और अकाउंटिंग के कम है सवाल इसमें। आगे आ जाते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखें जी। एट द एंड ऑफ 2014 एंड रन कंपनी हैज अकाउंट रिसीवेबल ऑफ 7 लाख। 7 लाख के उसके अकाउंट रिसीवेबल है। एंड एन अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट ऑफ 54,000। 7 लाख के अकाउंट रिसीवेबल है और 54,000 के जो है वो अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स है। क्या कह रहा है? 2014 के आखिर में अकाउंट रिसीवेबल 7 लाख, अलाउंसेस हैं 54,000 और 2015 की जनवरी ओपनिंग बैलेंस है। द कंपनी लर्न्स दैट इट्स रिसीवेबल्स फ्रॉम मार्सेलो इज नॉट कलेक्टेबल and management authorizes a write off of 6,200। राइट ऑफ करने की एंट्री हमने यहाँ पे पास करनी है। प्रिपेयर द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द राइट ऑफ। लें जी। मार्सेलो के कितने हैं अमाउंट? सर बात सुने। 200। जी बेटा। सर ये एक दफा दोबारा से स्टेटमेंट पढ़ा दें। अच्छा जी, वो ये कह रहा है अकाउंट रिसीवेबल इस कंपनी के 7 लाख हैं और उसके अंदर अलाउंसेस जो हैं वो 54,000 के हैं। ठीक है। 7 लाख के अकाउंट रिसीवेबल है और 7 लाख में से हम माइनस करेंगे 54,000। ठीक हो गया। अब वो हमें कह रहा है कि 1 जनवरी को कंपनी ने रियलाइज किया कि मार्सेलो एक उनका अकाउंट रिसीवेबल है कोई बंदा, उससे इनको 6200 रुपया नहीं मिलेगा, तो इसको हमने राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ की एंट्री क्या थी? सर बैड डेट्स एक्सपेंस टू अकाउंट रिसीवेबल। राइट ऑफ की एंट्री क्या थी बेटा? ये देखें जी। राइट ऑफ अनकलेक्टेबल्स या बैड डेट्स की जब हमने एंट्री करनी है, अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स को डेबिट करना है और अकाउंट रिसीवेबल को हमने क्रेडिट करना है। ठीक है जी। फर्स्ट में पहले हमने क्या करना है? ये एस्टिमेशन करनी होती है। एस्टिमेशन के बाद जब हम अकाउंट उसको राइट ऑफ करते हैं
तो अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स को हम डेबिट करेंगे और अकाउंट रिसीवेबल को हम क्रेडिट करेंगे। ठीक हो गया? अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट्स और उसके बाद टू अकाउंट्स रिसीवेबल। अदील किधर है जी? अदील जी बेटा, अदील किधर गए? इधर ही हूँ सर, इधर ही हूँ। जी जी अदील, ये कितनी अमाउंट थी 6200 की? पहला यस सर, पोर्शन हमारा 62। क्लियर हो गया, ए पार्ट हमारा क्लियर है। अब बी पार्ट की तरफ आते हैं। व्हाट इज द कैश रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल? कैश रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल हमने बतानी है बिफोर द राइट ऑफ और आफ्टर द राइट ऑफ। अच्छा जी, बिफोर द राइट ऑफ और आफ्टर द राइट ऑफ के मतलब ये है कि अगर ये एंट्री हम पास ना करें तो उससे पहले और उसके बाद हमारी एंट्री क्या होगी। ठीक है जी, हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा अकाउंट्स रिसीवेबल आएगा। ये हमने कहाँ दिखानी है? ये हमने दिखानी है बैलेंस शीट के अंदर। समझ लें कि हम बैलेंस शीट के अंदर ये शो कर रहे हैं आफ्टर राइट ऑफ। बिफोर राइट ऑफ के हम लोग अगर एंट्री करेंगे तो हम देख रहे हैं कि पहले कितनी अमाउंट थी, 7 लाख रुपए की अमाउंट थी। ठीक है जी, अगर 7 लाख रुपए की अमाउंट हो तो हमने अगर उसको राइट ऑफ भी करना है तो हम पहले क्या कर रहे हैं, पहले अलाउंसेस में ही इसको एडजस्ट करेंगे। अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट्स, तो ये अमाउंट आ जाएगी कितनी, अलाउंसेस की अमाउंट कितनी आ रही है 54,000 की। ये लिखी हुई है बेटा, अलाउंसेस 54,000 के। अगर याद रखें आप लोग, अलाउंसेस क्या होते हैं कि कंपनी ने एस्टिमेट किया है कि इतने हमारे डाउटफुल डेट्स हो सकते हैं, तो पहले ही वो अपने अकाउंट रिसीवेबल में से उसको माइनस करके दिखा रहे हैं कि हमारे अकाउंट रिसीवेबल इतने कम हो जाएंगे। अब हमें क्या किया, हमने यहाँ पे इसको बिफोर राइट ऑफ, अगर हम राइट ऑफ नहीं करते तो हमने ये अमाउंट यहाँ पे मेंशन कर दी। तो ये आंसर आया हमारे पास 6,46,000 का। और आफ्टर राइट ऑफ में हमें क्या करना पड़ेगा कि हमने ये अमाउंट 7 लाख में से जो है राइट ऑफ कर देनी है। कितनी? 6200 की। हमने राइट ऑफ किया तो कितनी अमाउंट आ गई, 6,93,800 की अमाउंट ये हमारे पास निकल के आई है। कितनी आई है? 6,93,800 की। और फिर इसी अमाउंट को हमने 5400 में से भी माइनस करेंगे, क्योंकि अगर हमने वहां पे पहले माइनस किया है और हम बाद में 54,000 की अमाउंट लिखेंगे तो ये हम, इसका मतलब ये होगा कि हमने उसको राइट ऑफ डबल कर दिया राइट ऑफ, तो हमें उसकी अमाउंट यहाँ से माइनस करनी पड़ेगी। 54,000 माइनस 6,200, तो ये आ गई हमारी 47,800। और फिर अल्टीमेटली हमारा आंसर 646,000 ही आ जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है जी, आफ्टर राइट ऑफ बात समझा दे। क्या क्या समझा दें बेटा? कैश रियलाइजेबल आफ्टर राइट ऑफ। वैल्यू, अच्छा आफ्टर राइट ऑफ समझा देता हूँ। बिफोर राइट ऑफ समझ आ गया? यस सर, वो तो समझ आ गई। बिफोर राइट ऑफ का समझ आ गया तो मुझे एक दफा समझाओ जरा मुनीब, क्या समझ आया बिफोर राइट ऑफ का? बिफोर राइट ऑफ पर उन्होंने लिखा हुआ था कि अकाउंट रिसीवेबल के अमाउंट 70 लाख, अच्छा जो हमने पहले लिख दिया। जब ठीक बाद है। लिखा हुआ अराउंड फॉर अमाउंट 54,000, इन दोनों को माइनस करते तो आंसर आ गया 64,600। ठीक हो गया। 6200 जी, क्या हो गया? आफ्टर राइट ऑफ वापस 93,000 कैसे आया? नहीं 69,000 तो मैं बता दूंगा ना, 6,93,000 किस तरह आया। पहले मुझे बिफोर राइट ऑफ समझाए। भाई मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ था अकाउंट रिसीवेबल 70 लाख था, 70 लाख। 7 लाख है बेटा, ये हमने और राइट ऑफ लिख दिया। ये पहले से मौजूद था। उसके बाद अलाउंस फॉर बैड डेट अकाउंट, ये भी पहले से मौजूद था, हमने उसका लिख दिया।
हाँ, बिफोर राइट ऑफ की हमने कैलकुलेशन कर दी, वेरी गुड। अब आपको ये समझ नहीं कि आफ्टर राइट ऑफ क्या करेंगे, यही समझना। अच्छा, बिफोर का मतलब होता है अगर हम राइट ऑफ नहीं कर रहे, हम सिर्फ अलाउंसेस में इसको लेके जा रहे हैं और अलाउंसेस को डिडक्ट कर रहे हैं, और आफ्टर राइट ऑफ का मतलब है कि अलाउंस लेने से पहले हम लोग इस अमाउंट को माइनस कर देते हैं कि हमारे अकाउंट रिसीवेबल रहते ही इतने हैं। ठीक हो गया? हमारे अकाउंट रिसीवेबल जब रहते ही इतने होंगे तो 7 लाख में से हम माइनस कर देंगे 6200 को। ये देखो ना मेरा कर्सर कहाँ फिर रहा है, ये राइट ऑफ कर दिया हमने। 6200 यहाँ पे माइनस करेंगे 7 लाख में से, ये देखो कैलकुलेशन यहाँ पे आ रही है, माइनस कर दिया तो 6,93,800 आ गया। क्या आ गया? 6,93,800 आ गया। ले जी, ये तो हमारा एक मसला क्लियर हो गया। अब ये देखो हमने एक अमाउंट 6200 की पहले यहाँ से लेस कर दी है, कर दी लेस। अगर हम यहाँ पे शामिल कर देंगे तो इसका मतलब है वो डबल अमाउंट आ जाएगी, डबल हो जाएगी ना। तो हम उस अमाउंट को यहाँ से भी माइनस कर देंगे 54,000 में से, तो ये अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 47,800। ये आ गया। अब एक चीज याद रखना कि राइट ऑफ करो या ना करो, अमाउंट इनकी सेम आनी चाहिए, जो नीचे 6,46,000 6,46,000। अब देखो भाई ये सेम क्यों आई है कि मैं कहता हूं जी मैंने 7 लाख रुपया लेना था लोगों से, 7 लाख में से मैं, अच्छा 7 लाख में से मैंने अलाउंस कि मैंने समझ लिया कि 54,000 मुझे नहीं मिलने, मैंने ये समझ लिया 54,000 मुझे नहीं मिलने, तो मैंने 7 लाख में से उस 54,000 को माइनस कर दिया। 6,46,000 मेरे पास अमाउंट है। अब मैं समझता हूँ कि मुझे 6,46,000 रुपया लाजमी मिलेगा, ठीक है, 6,46,000 रुपया मुझे लाजमी मिलेगा। अब कल मुझे खबर मिलती है कि वो जो मेरे 7 लाख रुपए थे उसमें से मुझे 6200 रुपया नहीं मिल रहा, तो भाई मैंने पहले ही 54,000 उसमें से माइनस कर दिया हुआ है कि भाई 54,000 मुझे नहीं मिल रहा, तो मैंने वो अमाउंट तो पहले निकाल ली हुई कि मुझे पता है कि यार इतने पैसे नहीं मिलने, 6,46,000। तो आप 62,000 को अगर दोबारा से लिखोगे तो ये अमाउंट तो कम हो जाएगी 6,46,000 की। तो आप लोग क्या करेंगे, वो 62,100 की अमाउंट भी इसी में शामिल करेंगे कि 54,000 है। ओके, अगर ये नहीं मिल रहा तो मुझे कंफर्म हो गया कि भाई मेरे 54,000 में से ये पैसे तो बिल्कुल ही मर गए, हालांकि आपने 54,000 का सोच लिया हुआ कि यार ये तो पैसे नहीं मिल रहे। अब यहाँ पे आपने फिर कैलकुलेशन की और ये आंसर आपका फिर सेम आ गया समझ? चले जी आगे आते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 के ऊपर। assume the same information given in the last question on March 4, 2015. Enron company receives payment of 6,200 in full from Marcelo. Prepare the journal entry to record this transaction. वाह, वो कहता है जो हमारे मार्सेलो से पैसे मरे हुए थे ना, ये हमें रिसीव हो गए। अब इसके लिए हमने एंट्रीज पास करनी है, ठीक है जी, इसकी एंट्रीज पास करनी है। आप ये देखिएगा, मैंने आपको सिखाई थी कि जब आपने राइट ऑफ करना है तो राइट ऑफ करने के लिए आपने एंट्री की होती है अकाउंट रिसीवेबल्स, अकाउंट्स फॉर डाउटफुल अकाउंट टू अकाउंट रिसीवेबल। ये आप पहले एंट्री पास करेंगे, बल्कि आपने ये एंट्री तो पहले पास की है। ये देखें जी, अलाउंसेस फॉर अकाउंट रिसीवेबल्स, ये आपने पास की थी पहले एंट्री सी में। अब मैं ये क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा हूँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 है सर। ये हमें रिकवरी हो रही है बजट्स की? हाँ, उसी की रिकवरी होगी ना 6,200 की। ओके, तो इसकी दो एंट्रियां पास होती हैं, अकाउंट रिसीवेबल टू अलाउंसेस और कैश हाँ, टू मैं अकाउंट एक सेकंड रुको रिसीवेबल। ना, मुझे समझाने दो ना बेटा। दुआ आप थोड़ा सा, मुझे पता है कि आप माशाल्लाह तेज हो और आपको समझा रही, मैं जरा ये बच्चों को भी समझा दूं। देखो बेटा, ये हमने एंट्री पास की हुई थी पहले, ये कौन सी वाली, अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स 6,200 टू अकाउंट रिसीवेबल 6,200। यहाँ पे हमने क्या किया था कि अलाउंसेस हमने देखे थे, यहाँ पे राइट ऑफ कर दिया था क्या, कि हमने अकाउंट रिसीवेबल को कर दिया था क्रेडिट। अब इसके हम जब अब पास करने लगे हैं, जो हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है,
हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इस एंट्री को रिवर्स करना है। हम क्या एंट्री पास करेंगे, यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ। आंसर अब हमारा है जी, अकाउंट रिसीवेबल को हम दोबारा से डेबिट करेंगे और अलाउंसेस को हम क्रेडिट करेंगे। कितने से, 6200 और 6200। अकाउंट रिसीवेबल आपने पूरा लिखना है। मैं अगर वक्त की कमी की वजह से अगर इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं तो परवाह नहीं करनी, आप लोगों ने पूरा लिखना है। अकाउंट रिसीवेबल टू अलाउंसेस 6200 6200। अब ये रिवर्स कर दी, अब ये पैसे हमें रिसीव हो रहे हैं, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, कैश टू, क्या करेंगे, दो एंट्री, सर कैश टू अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, ठीक है जी। ये अब हम एंट्री पास करेंगे 6200 और 6200। ये दो एंट्रीज पास होंगी बेटा, बहुत आसान सी एंट्रीज थी। और अकाउंट रिसीवेबल हम लोगों ने रिसीव कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे हमारा हल हो जाता है। हमने उल्टी छलांगे लगानी है क्योंकि हम 5 सवाल जो है वो बड़े जबरदस्त टाइम में हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हैम्बलिन कंपनी इलेक्ट्स टू यूज द परसेंटेज ऑफ सेल मेथड। परसेंटेज ऑफ सेल मेथड आ गया जहन में, क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखें जी, परसेंटेज ऑफ सेल मेथड हमने पहले ही लिख लिया जी, परसेंटेज ऑफ सेल मेथड। परसेंटेज ऑफ सेल मेथड में हमारा ये होता है कि जो भी अकाउंट रिसीवेबल है, जितनी भी सेल है हमारी, सॉरी जितनी सेल है उसकी कोई परसेंटेज लेके तो वो अमाउंट जो है हम अलाउंस उसका ले लेते हैं कि इतने पैसे हमें नहीं मिलेंगे। परसेंटेज ऑफ सेल मेथड में अब सवाल हल। और इसके अंदर दूसरी चीज ये होती है कि जब हम अलाउंसेस का अकाउंट बनाते हैं तो जितनी परसेंटेज हमने ली होती है कि इतने पैसे हमारे जो है वो क्या नाम है अलाउंस में आएंगे, वो सेम के सेम अमाउंट हम लिख देते हैं, उसमें हम बैलेंस को कंसिडर नहीं करते। आ जाए जी अब सवाल की तरफ। हैम्बलिन कंपनी इलेक्ट्स टू यूज परसेंटेज ऑफ सेल बेसिस इन 2014 टू रिकॉर्ड बैड डेट एक्सपेंस। बैड डेट एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने के लिए उसने 2014 में परसेंटेज ऑफ सेल मेथड इस्तेमाल किया। इट एस्टिमेट दैट 2% ऑफ नेट क्रेडिट सेल विल बिकम अनकलेक्टेबल। बहुत आसान हो गया कि 2% आपने नेट सेल का ले लेना है। सेल रेवेन्यू, सेल रेवेन्यू आ गया जी, सेल्स रेवेन्यू कितनी का आ गया हमारे पास? सेल रेवेन्यू जी 8 लाख रुपए का। हमने 8 लाख की सेल की और वो कहता है सेल रिटर्न एंड अलाउंसेस भी हैं जी। सेल्स रिटर्न कितने हो गए? रिटर्न कितने की है हमारे पास? 38,000 की। हमें क्या करना है नेट सेल निकालने के लिए? हमें नेट सेल निकालने के लिए इन दोनों को सेपरेट करना है, ठीक है जी। इज इक्वल टू 8 लाख माइनस 38,000। वाह जी वाह, 7,62,000 हमारे पास आंसर आ गया। तो क्या ये हमारा आंसर आया है? नहीं भाई, ये हमारा नेट सेल आई है। अब नेट सेल का हमने क्या लेना है? 2% लेना है। इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 0.02। 2% लिया तो 15,240 रुपए का इसका आता है वैल्यू। और ये किसकी वैल्यू है? ये आपकी वैल्यू है अलाउंसेस की, अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट्स की जो वैल्यू है 15,240 आ गई। ये मैंने अभी कैलकुलेट कर लिया। अब वो कहता है कि एंड द अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट हैज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 9,000, प्रिपेयर द एडजस्टिंग एंट्री टू रिकॉर्ड बैड डेट एक्सपेंस। अब याद करें जी, वो कहता है कि क्रेडिट बैलेंस पे ये देखें जी, अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट्स, ये डेबिट बैलेंस इस साइड पे आता है और क्रेडिट बैलेंस इस साइड पे आता है। क्रेडिट में कहता है कि क्रेडिट बैलेंस इसका जो है वो खड़ा हुआ है कितने का? वो 9,000 रुपीज का मौजूद है। तो अब हमें क्या करना है? हमें ये अमाउंट जो है अलाउंसेस की फॉर सॉरी इसको क्या कहेंगे हम, बैड डेट्स की अमाउंट जो है वो कितनी लिखनी है यहाँ पे? 15,240 लिखनी है या 15,240 में से 9,000 को माइनस करना है? तो याद रखना ये परसेंटेज ऑफ सेल मेथड है, तो परसेंटेज ऑफ सेल मेथड में जितनी अमाउंट आपने कैलकुलेट की है उतनी ही अमाउंट आएगी। उसमें हम पुरानी अमाउंट को कंसिडर नहीं करेंगे जो भी अमाउंट के अंदर आपके बैलेंस के अंदर मौजूद होगी। तो इन दोनों को हम इसी तरीके से लिखेंगे
और इसका टोटल हम ले लेंगे यहाँ पे। ये मैं आपको एक्स्ट्रा वर्किंग करके दिखा रहा हूँ क्योंकि ये पहली दफ़ा हम सवाल कर रहे हैं परसेंटेज ऑफ सेल मेथड का, इसलिए मैंने आपको ये वर्किंग शो करवाई है। वरना आप यहाँ पे आते साथ ही क्लियर हो जाओगे कि अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट्स की जो अमाउंट आती है वो एज इट इज हमने लिखनी है। अब इसी की हमने एंट्री पास करनी है। अब सवाल क्या था, सिर्फ इसकी एंट्री पास करनी है एडजस्टिंग। जी बेटा। सर ये आपने इसमें से माइनस किया ना? किससे? सर 15,000 ये में? जो जी सर 15,000 में 9,000 ऐड किया बेटा मैंने। सर वो तो हमारे पास थी नहीं, अलाउंसेस हमारे पास कितने थे? दुआ इसमें परसेंटेज ऑफ सेल मेथड में अगर आपका सर। बैलेंस पड़ा हो, यहाँ पे बैलेंस है ना आपके पास, हम बैलेंस की अमाउंट को सर। माइनस नहीं करेंगे इसमें से। हाँ, परसेंटेज ऑफ रिसीवेबल की बेसिस पे अगर हम करेंगे तब हम इसमें से एडजस्टमेंट करेंगे, माइनस करेंगे। परसेंटेज ऑफ सेल मेथड में हम ये हरकत नहीं करेंगे। ठीक हो गया? परसेंटेज ऑफ सेल मेथड में ये काम हमने नहीं करना। परसेंटेज में ऑफ सेल में हमने इसी तरह अमाउंट लिखनी है। अब इसकी जल्दी से एंट्री बताएं जी। प्रिपेयर द एडजस्टिंग एंट्री टू रिकॉर्ड बैड डेट एक्सपेंस टू अलाउंसेस फॉर bad debts expense to allowances for doubtful debts। लें जी, ये अमाउंट हमने ट्रांसफर कर दी 15,240 की और 15,240। लें जी, आपका क्वेश्चन नंबर 6 हल हो गया है। लें, बड़ी स्पीड है जी आप लोगों की, आप तो बड़े ज़बरदस्त किस्म से बड़ी ज़बरदस्त स्पीड पे जा रहे हैं और मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को कोई रोक सकता अगर आप इस स्पीड पे चलते रहे तो। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। Gleason company uses the percentage of receivable basis to record bad debt expense। अब दूसरा मेथड आ गया परसेंटेज ऑफ रिसीवेबल्स का। इसके अंदर हमें बैलेंस को कंसिडर करना पड़ेगा। It estimate that 1% of account receivable will become uncollectible। अकाउंट रिसीवेबल है जी 4,20,000 के और उसका आपने 1% कैलकुलेट करना है। दें जी 4,20,000 का कितना बन जाएगा? ये लें जी, क्या आ गया जी, प्रॉब्लम नंबर 7। अच्छा जी, 1% ऑफ 0.01 ऑफ आपने किसका लिया? 4,20,000 का, तो ये आ गया जी हमारे पास 4,200। अच्छा जी, वो क्या कहता है, एंड द अलाउंसेस फॉर डाउटफुल हैज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1,500। लें जी, डेबिट क्रेडिट और ये बैलेंस देख लेते हैं जी, कंट्रोल सी। ये लेजर अकाउंट बना होता है, तो लेजर अकाउंट में आपका क्रेडिट बैलेंस यहाँ पे कहता है कितने का? 1,500 का। आपका प्रॉब्लम नंबर 7 में जो नया अलाउंस आया है वो कितना है जी? अलाउंस आया है आपका, कैलकुलेट किया आपने 4,200 का और उसका बैलेंस पहले से पड़ा हुआ है 1,500 का। 1,500। यहाँ पे आपको टोटल कितना आना चाहिए? 2,700। नहीं, टोटल कितना आना चाहिए? नीचे टोटल आना चाहिए 4,200 और यहाँ पे आप क्या करेंगे कि बैड डेट्स में आप कितना ट्रांसफर करेंगे? बैड डेट्स में आपने 4,200 में से माइनस कर देना है 1,500 और ये 2,700 आ गया। दुआ वाज राइट। दुआ ने, बेटी ने जो है ना वो बेहतरीन जिसे कहते हैं कैलकुलेशन की, दिमाग का इस्तेमाल किया और इसका आंसर कर दिया। अच्छा जी, अब एडजस्टिंग एंट्री क्या होगी? पार्ट ए की एडजस्टिंग एंट्री क्या है जी? बैड डेट एक्सपेंस टू अलाउंसेस फॉर डाउटफुल बैड डेट्स एक्सपेंस टू अलाउंसेस और डाउटफुल डेट्स। कितने आ गए? 2,700 और 2,700। ये हो गया जी। और पार्ट बी की बारी आती है। पार्ट बी में है, इफ द अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 740। कि वो कहता है कि इफ द अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 740। डेबिट बैलेंस होता, ये मैं इसको क्या करता हूँ, कंट्रोल एक्ट, और ये मैंने यहाँ पे कर दिया भी। अच्छा, वो कहता है जी अगर डेबिट बैलेंस होता कितने का? 740 इंस्टेड ऑफ अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1,500, डिटरमिन द अमाउंट टू बी रिपोर्टेड फॉर बैड डेट एक्सपेंस। अब आपने क्या करना है,
740 है, यहाँ पे आपका 1500 नहीं बन रहा। अब ये 4200 का आपको अल्टीमेटली बैलेंस चाहिए, तो यहाँ पे आपको कितनी अमाउंट जो है वो डालनी पड़ेगी? कितनी डालनी पड़ेगी बेटा? कितनी सर डालेंगे? ये 4940 है 4940 की बननी सर चाहिए हम ना ऐड अमाउंट। बैड डेट्स की अमाउंट यस हमें सर बन चाहिए 4940 की, क्योंकि 4940 में से आप 4940 में से अगर आप माइनस करेंगे 740, तब आपके पास बैलेंस आएगा 4200 का। ठीक हो गया? बैलेंस 4200 का यस आएगा सर और अल्टीमेटली आपका 4940 का जो है वो टोटल बैलेंस टैली हो जाएगा। ये थी जी अमाउंट आपने निकालनी थी बैलेंस की। आप यहाँ पे लिख सकते हैं डिटरमिन द अमाउंट टू बी रिपोर्टेड फॉर द बैड डेट एक्सपेंस। बैड डेट इज इक्वल टू 4940। लें जी, आपका सवाल ये भी हल हो गया। कोई मुश्किल था? नहीं भाई, बड़ा आसान था, लॉजिक इस्तेमाल करनी थी, नो सर हमने बड़े अच्छी तरीके से लॉजिक इस्तेमाल किया और हमारा सवाल हल हो गया। आगे आते हैं जी, प्रॉब्लम नंबर 8 है। प्रेजेंटेड बिलो आर टू इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शंस। दो ट्रांजैक्शंस है, सेपरेटली हमने लिखी हुई हैं कि अब इनको हमने सॉल्व करना है। याद रखिएगा, ये जो अब हम एग्जांपल्स करने लगे हैं, ये हमारी क्या कहते हैं उसमें नहीं आ रही, अकाउंट रिसीवेबल में नहीं आ रही। अकाउंट रिसीवेबल के अलावा अब ये किस में आएंगी हमारी, ये नोट्स रिसीवेबल या वो जो आपको बाद में सेक्शन मैंने करवाया था उसमें आएंगी। अब प्रॉब्लम नंबर 8 को हम देखते हैं। नंबर 8 लें जी, प्रॉब्लम नंबर 8 हमारी शुरू होने लगी है। Fiesta restaurant accepted a visa card in payment of a 175 lunch bill। 175 रुपए का उसका बिल था। The bank charge a 4% fee। What should Fiesta make? Fiesta ने एंट्री इसकी क्या करनी है? ठीक है जी, 175 का बिल काटा, 175 का बिल काटेंगे तो क्रेडिट में हम क्या लिखेंगे? सेल्स रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू की अमाउंट कितनी आ गई? 175। बाकी आपको पता है कि आपने कैश या बैंक में अमाउंट रिसीव की है और उसके अलावा आपने सर्विस चार्जेस भी दिए हैं। सर्विस चार्जेस कितने हैं? एट द रेट ऑफ 4%। एट द रेट ऑफ 4%। अब हम 175 का अगर 0.04% ले 7 लें आएगा सर तो 7 आ गया, और 175 में से 7 माइनस किया तो हमारे पास कितनी अमाउंट आ गई? ये आ गई 168 168। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आ गई जी 168 की अमाउंट। तो ये कोई प्रॉब्लम है? इसमें कोई प्रॉब्लम है? इतना आसान सवाल था। पार्ट अब बी की तरफ आते हैं। सेंट चार्ल्स कंपनी सोल्ड इट्स अकाउंट रिसीवेबल ऑफ 70,000। what entry should St. Charles make given a service charge of 3% on the amount of receivable sold? क्या कह रहा है कि सेंट चार्ल्स की कंपनी ने अकाउंट रिसीवेबल दिए, सोल्ड इट्स अकाउंट रिसीवेबल ऑफ 70,000, 70,000 के अपने अकाउंट रिसीवेबल्स को सेल कर दिया। तो सिंपली अकाउंट रिसीवेबल को हम करते हैं क्रेडिट कितने से? 70,000 से। और what entry should Charles make given a service charge of 3% on the amount of receivable sold? सेम आप समझ लें जी, इसी तरह की सेम एंट्री होगी। ये अकाउंट रिसीवेबल को ये हमने क्या किया है, इसको फैक्टरिंग की है, फैक्टरिंग हमने की है और परसेंटेज क्या है इसकी? 3% है। ओ भाई कोई बोलेगा सवाल मुश्किल है कोई? जी सर जी सर आसान है ना बेटा? इज इक्वल टू 70,000 इंटू 2100 आएगा 2100 आ गया। लो भाई, ये तो दुआ जो है ना बहुत फास्ट जा रही है। हमारे अलावा अब्दुल बासित आज जो है ना वो लस्सी पी के सो रहा है लगता है मुझे, और सर अदील भी जो है ना वो गायब है, और मेरी क्लास में से जो है ना बिलाल भी आज जो है वो ढीला चल रहा है जी। बिलाल आंसर नहीं आ रहे ना बच्चों आपकी तरफ से?
बासित आंसर क्यों नहीं देते? सर जरा मैं खुद जरा करने में मैं हुआ जरा लॉकडाउन चल रहा है, कुछ समझ ही नहीं आती इन्हें। इनको समझ नहीं आ रही। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज जो है आपको ना सर आप थोड़ा लाइक्स मिल गया सर, आप उससे जरा गुजारा करें आप। क्या कर रहे हैं? क्या कह रहे हो बेटा? मैं कहा सर आपको लाइक स्टूडेंट आ गया, उससे आप गुजारा करें सर जरा। बेटा एक ही स्टूडेंट के साथ मेरा गुजारा नहीं ना होगा। जब तक आप लोग जवाब नहीं ना देंगे तब तक मुझे पता नहीं चलेगा आप लोग इंटरेस्ट भी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। तो ऑनलाइन एजुकेशन जो है ना आप लोगों के लिए भी चैलेंज है, हमारे लिए उससे बड़ा चैलेंज है। थोड़ा सा चलें जी, अभी पहले मैं अटेंडेंस लगा लूँ, बाकी चीज़ें बाद में कर लेते हैं। तो अटेंडेंस में अयान बेटा अटेंडेंस लगवाएं अपनी सारी। अयान भी है, अब्दुल बासित भी है, ठीक हो गया जी। अब्दुल रहमान है, अब्दुल रहमान नहीं है आज क्लास में, वो तो आ ही नहीं रहा भाई। अदील मुमताज भट्टी, ओके अदील प्रेजेंट। ओके। अली जमाल, अरमान फैसल, अरमान नहीं है क्लास में, ओके। अतिया भी नहीं है क्लास में, अज़का भी नहीं है, बिस्मा, बिलाल याज है, बिस्मा भी है। सर मैं हूँ। कौन बेटा? बिस्मा परवेज भी है, चौधरी मोहम्मद आसिफ है, दुआ अजीम है, ईमान फातिमा है, फाहद परवेज, फाहद कासिम, फाहद हसन और फयाज, फाहद हसन, फैजान हसन, फयाजुल हसन, अमाद हसन, अमान जावी, हीरा राजपूत, इफ्तिखार अमीन, मंसूर अली, मौसम अली, मौसम अली, मोहम्मद। Present sir, Mohsin Ali present. ओके ओके मोहसिन, मोहसिन मुझे पता है प्रेजेंट है बेटा। मोहम्मद जैन, जैन नहीं है, मोहसिन अली, सलमान, खालिद, मोहम्मद उमर, मोहम्मद उमर भी नहीं है आज। है जी उमर है। अरहम, मोहम्मद अरहम, अरहम नहीं है आज। सर मैं प्रेजेंट हूँ और उमा फैसल। कौन प्रेजेंट है? रहमान, ओके 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 फाइन। मोहम्मद अरहम, सर और उमा फैसल। ओके बेटा, ओके बेटा। मोहम्मद दानिश, थैंक यू सर। सर मैं भी राफिया मसूद। बेटा भी बारी आएगी आपकी, सब्र करें। सर फहद परवेज भी प्रेजेंट है। वो बच्चे मैं नाम लूंगा तब बताना कि प्रेजेंट हो के नहीं, ठीक है? रिजवान शावेज भी था, तलहा भी है, तलहा कैसर है, यासिर महमूद भी है, ईमान भी है, मुजम्मिल रहमान भी है, वैदुल्ला, किरत फातिमा, रफिया, रमीज, रहमान असलम, शमीर, सैयद दाऊद शाह, शामा, सैयद शामीर रजा नहीं है, उसामा, ज़ारा और ज़ारा, ओके। अच्छा जी सर सुन वो ले। सैयद शमीर रजा की प्रेजेंट सर लगा दी, वो मोहम्मद उसका अरहम की ना भी लगा दें, उसने फोन हैंड रेस फोन किया का हुआ है, मसला है। उसका माइक। अच्छा चलो, अच्छा सुन ले जरा बेटा, कौन कौन एब्सेंट है। रमीज एब्सेंट है, रमीज के बाद हमाद अनवर एब्सेंट है, उसके बाद मोहम्मद अरहम एब्सेंट है, मोहम्मद जैन एब्सेंट है। सर अरहम प्रेजेंट है, मोहम्मद अरहम प्रेजेंट है, उसने हैंड रेस किया हुआ है, उसका अच्छा माइक चलो, नहीं चल रहा। मोहम्मद अरहम प्रेजेंट है, लो जी अरहम की लगी प्रेजेंट। अब मोहम्मद जैन एब्सेंट है और अतिया, अज़का और अब्दुल रहमान एब्सेंट है, ठीक हो गया।
सर वो सही है, शामिर रजा के आप लगा दिए। हाँ लगा सर दी। इसका ज़रूर प्रेजेंट है। अज़का ज़हूर प्रेजेंट है। अज़का कहाँ से आई हो बेटा? अज़का, अज़का एब्सेंट कर दूं? नहीं सर। हाँ अज़का बात करें मेरे से जरा, कहाँ गई थी आप? आप तो थी नहीं क्लास में। सर नेट का इशू था। सारी क्लास में नेट का इशू था और एंड पे नेट सही हो गया है। नहीं सर, नहीं सर घूम से हूं ना, इस वजह से नहीं चला। चलो बेटा क्लास अटेंड करनी है आपने, ठीक है। अच्छा जी अभी सर दो मैंने तीन क्लास अटेंड की थी सारी। अच्छा अच्छा, सब्र कर दें, सब्र कर दें बेटा, इतना ज्यादा जज्बाती नहीं होना। अब असल में है इस तरह कि आप लोगों की अटेंडेंस मैंने लगा दी है सारों की, और 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स एब्सेंट है जी। चलें जी, सेव चेंजेस हो गई। और बाकी इस तरह है कि बाकी 3-4 सवाल हैं, और आप कोशिश करें कि आप घर से करें, मैं आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। और दूसरी चीज़ ये कि बात में जी बेटा, जी बेटा सर ये बस प्रीमिसरी नोट वाला कराते हैं 11 क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रही सर हो? ये क्वेश्चन नंबर 11 करा दें सर। क्वेश्चन नंबर 11 करवा दूं, बाकी सारे कर लोगे? सर सर मेरी सर बात बेटा सुने। प्रीमिसरी नोट की एंट्री का नहीं पता मुझे। अच्छा 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 अच्छा, जी बेटा। और सर दूसरा कुछ क्या कह सर रहा है? जरा ये से जरा ना एक बार वो दिखा दें, वो स्क्रीनशॉट लेना था जरा मैंने, पहले किसका दूसरे बेटा? सवाल का, फर्स्ट किसका? और सेकंड को, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का। अच्छा ये लो बेटा। ठीक हो गया? जी सर हो सर गया। हमारा फाइनल पेपर कब होगा इसका काउंटिंग का? क्या कह रहे हो बेटा? मैं कह रहा हूँ कि वो फाइनल पेपर हमारा इसका कब होगा अकाउंटिंग का? बेटा अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है फाइनल पेपर ना। और सर ओके मैंने ओके। पूछा कि सर ये जो मिड से पहले जो सिलेबस है सर, ये इंक्लूड होगा फाइनल में? अब्दुल बासित, जी सर। आपका मिड से पहले का सिलेबस मैं इंक्लूड नहीं करूंगा, ठीक है सर। इसके बाद का सिलेबस ही होगा। ठीक है ठीक है। दूसरी थैंक यू सर। चीज ये कि आप लोग मेहनत करें और अच्छे मार्क्स सर लें। आप जी बेटा, इंशाल्लाह मेहनत करें, इंशाल्लाह। ठीक है सर आपको देना, जी। सर मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। बेटा मैं आपको अब सारे मेरी बात सुन लें कि मैं आपको फाइनल में मार्क्स आपने खुद लेने हैं। सर इंशाल्लाह बहुत अच्छी मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। चलो We will इंशाल्लाह do better इंशाल्लाह next time. इंशाल्लाह। चलें, अपना ख्याल रखिएगा। बाकी ये है कि क्वेश्चन नंबर 11 मैं करवाने लगा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 सबकी पुरजोर फरमाइश के ऊपर क्वेश्चन नंबर 11 जो है हम वो करेंगे, या क्वेश्चन नंबर 11 मैं आपको बाद में करवा दूं? बोलें? सर बाद में करा दें, सर बाद में करा दें सर। सर अभी करा दे, 5 मिनट है अभी। सर टाइम कम है, सर वो इतना टाइम अप हो गया सर, नेक्स्ट टाइम करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन में सर नेक्स्ट सेक्शन में करा दें। चलो मैं नेक्स्ट सेशन में करवा देता हूँ। भी आ गया है। कोई बात नहीं, मैं आपको इस तरह करता हूँ, इसका सोल्यूशन करके तो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप कर देता हूँ, ठीक है? ओके सर। ओके हो नहीं गया? आएगा करा ओके दें सर। सर। समझा के भेजूंगा ना क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन। चलिए ठीक है सर। सवाल बहुत आसान है, सिंपली वैसे सोचो। ऑन जनवरी 10th 2014 बिल। चलें बेटा कोई बात नहीं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम सही, ठीक है? ओके बच्चों, ओके, अल्लाह हाफिज। हाफिज़ ओके सर, अल्लाह हाफिज।